Let's improve English. उसका इरादा डगमगा गया, मेरा संकल्प कभी नहीं डगमगाता। हमें अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊँगा जो सबको कंफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसे चैनल मिलेंगे आपको जिसमें इतनी डिटेल में इतने सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बताया जाता है इतने अच्छे से। मैं हमेशा ऐसे ही बातें पिकअप करता हूँ जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। आप इस वीडियो से अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि जब हमें कहना हो डगमगा गया, कहेंगे हिज इंटेंशन वेवर्ड। एक दूसरा वर्ड भी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, हिज इंटेंशन फॉल्टर्ड। हिज इंटेंशन फॉल्टर्ड। टू फॉल्टर और टू वेवर मीन्स टू बिकम वीक। मेरा संकल्प कभी नहीं डगमगाता। My determination never wavers. My determination never wavers. कभी भी वो वेवर नहीं करता। हमें अपने लक्ष्य से, टारगेट से, एम से नहीं डगमगाना चाहिए। We should not waver from our goal. We should not waver from our goal. I hope I have been able to teach you how to use this word, waver. When something wavers, it means it becomes weaker and weaker gradually. Something wavers. Another word is derived from this one, unwavering. If something is unwavering, it means it does not become weak. It does not become weak at all. It is unwavering, like unwavering confidence, unwavering determination, unwavering support, like this. Unwavering, something is unwavering, something wavers. It means it becomes weak. It falters. Friends, falter के कुछ और examples मैं आपको देना चाहता हूँ। वो लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया, तो चलते वक्त लड़खड़ा कर चलना, उसके लिए भी इंग्लिश में हम फॉल्टर का यूज़ करेंगे। He came to me faltering. He came to me faltering. वो अटक अटक के बोल रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, बोलते वक्त भी जब कोई लड़खड़ा रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। He faltered while speaking. He faltered while speaking. वैसे यहाँ पर आप फंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फंबल का मतलब होता है बोलते वक्त अटकना। He fumbled while speaking. उसका विश्वास कभी नहीं लड़खड़ाया। His belief never faltered. जो उसका बिलीफ है, जो उसका मानना है, जो उसका विश्वास है, वो लड़खड़ाया नहीं कभी भी। His belief never faltered or wavered. वो अपनी माँ से चिपट के सो गई। माँ से चिपट के लिपट के सो गई। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? She snuggled up to her mother and fell asleep. She snuggled up to her mother and fell asleep. When you snuggle, it means you become very close to someone and you put yourself in a very comfortable situation, a very comfortable place. You put yourself very close to someone because you love that person or you care about that person. She snuggled up to her mother and fell asleep. Let's see more examples. मैं रजाई में दुबक कर सोना चाहता हूँ। रजाई में दुबक कर। इंग्लिश में कहेंगे I want to snuggle down in the quilt. I want to snuggle down in the quilt. Snuggle down. Friends, snuggle up, snuggle down, snuggle under. इस तरह से हम snuggle के साथ इन prepositions का यूज करते हैं। लगता है ये रिमोट खराब हो गया है। आपने अक्सर सुना होगा कोई चीज़ खराब हो जाती है तो इंग्लिश में उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। इट हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन आपने ऐसा सोचा होगा कभी ना कभी कि हर एक चीज़ के लिए क्या आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर यूजुअली हम बोलते हैं जब कोई बड़े टाइप की कोई मशीन ख़राब हो गई है, तब हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। और आउट ऑफ ऑर्डर किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, ऐसा बिहेवियर दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो फिलहाल इसे देखते हैं। लगता है ये रिमोट ख़राब हो गया है। एक और वर्ड है जो काफ़ी कैजुअल है, कॉमन है, इसका आप यूज़ करें। दिस रिमोट सीम्स टू हैव malfunctioned. Malfunctioned. Something malfunctions. It means it is not working properly. There is something wrong with it. Something is the issue with it. It is not working properly. This remote seems to have malfunctioned. Malfunction can be used as a verb as well as a noun. ये चार्जर खराब हो गया है, तो इसके लिए हमने कहा This charger has malfunctioned. This charger is not working properly. Something is wrong with it. Let's look at a sentence in which I am going to use this word as a noun instead of using it as a verb. लगता है इस मशीन में कोई खराबी है। खराबी इंग्लिश में कहेंगे malfunction. It seems there is some malfunction in the machine. It seems there is some malfunction in the machine. ये पैसे का लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा।
पैसे का लालच। दिस ग्रीड फॉर मनी विल रूइन यू। दिस ग्रीड फॉर मनी विल रूइन यू। ग्रीड फॉर मनी, जी हाँ फ्रेंड्स, लालच सिर्फ पैसों का ही नहीं, किसी और चीज़ का भी हो सकता है। आपको प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करना है ग्रीड के साथ और उस चीज़ को मेंशन कर देना है। ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, ग्रीड फॉर एनीथिंग। दहेज के लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। कैसे कह सकते हैं इसे? द ग्रीड फॉर डाउरी हैज़ कंटेमिनेटेड हिज माइंड। द ग्रीड फॉर डाउरी हैज़ कंटेमिनेटेड हिज माइंड। इस तरह कहेंगे, कंटेमिनेटेड हिज माइंड। इतनी देर से आए हो और वो भी खाली हाथ। इतनी देर में चाय लाए हो और वो भी फीकी। और वो भी, ऐसे बोलते हैं ना, एक तो ऐसा किया और वो भी ऐसा। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? You came this late and that too empty-handed. And that too, इस तरह से आप बोलेंगे। And that too empty-handed, और वो भी empty-handed आए हो, खाली हाथ आए हो। You brought the tea this late and that too so bland, so insipid, so tasteless. फ्रेंड्स, कोई भी खाने या पीने की चीज़ जो बेकार लग रही है, बकवास लग रही है, कोई टेस्ट नहीं है, फीकी है, बकवास है, उससे इंग्लिश में ब्लैंड कहते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़, समथिंग इज़ ब्लैंड, दिस टी इज़ ब्लैंड, इट इज़ इंसिपिड, इट इज़ टेस्टलेस। और जब बात सिर्फ मीठे या मीठे ना होने की हो रही है कि मीठी नहीं है, बिल्कुल चीनी नहीं है, तब उससे आप कहेंगे अनस्वीटेंड। द टी इज़ अनस्वीटेंड, बिल्कुल मीठी नहीं है। और ब्लैंड, इंसिपिड और टेस्टलेस का मतलब है कि कोई स्वाद नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग फ्लेवर नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। कोई भी खाने पीने की चीज़ के लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वो अमीर लोगों के पीछे दुम हिलाता फिरता है, कहते हैं ना इसे हिंदी में। एक अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में भी इसको इसी तरह से कहा जा सकता है। ही वैग्स हिज टेल अराउंड वेल्थी पीपल। ही वैग्स हिज टेल अराउंड वेल्थी पीपल। वैग्स हिज टेल अराउंड वेल्थी पीपल। हालांकि उसकी पूंछ है नहीं और वो हिलाता भी नहीं है, लेकिन ये कहने का मतलब है। दुम हिलाना मतलब उसके आगे पीछे फिरना, उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करना, चापलूसी करना, ऐसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ अ सिकफेंट और ही इज़ अ फ्लैटरर। ही इज़ अ फ्लैटरर और ही इज़ अ सिकफेंट। ऐसा पर्सन जो ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करता है, चापलूसी करता है अपने फ़ायदे के लिए, कुछ उसके मन में चल रही है तरकीब, तो ऐसे इंसान को सिकफेंट कहते हैं, फ्लैटरर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, उसके आगे पीछे दुम हिलाना छोड़ दो, कहेंगे स्टॉप वैगिंग योर टेल अराउंड हिम। स्टॉप वैगिंग योर टेल अराउंड हिम। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉप बीइंग सो obsequious टूवर्ड्स हिम। स्टॉप बीइंग सो obsequious टूवर्ड्स हिम। फ्रेंड्स, ये वर्ड थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। obsequious, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। obsequious होना मतलब वही मतलब है, किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, चापलूसी करना, obsequious होना। लेकिन ये एक नाउन ना होकर एक एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने सिकफेंट और फ्लैटरर के साथ इसे नहीं रखा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते ही इज़ अ obsequious, क्योंकि obsequious एक नाउन ना होकर एक एडजेक्टिव है। इस जख्म पे थोड़ा मरहम लगा लो, इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई सम ऑइंटमेंट ऑन दिस वुंड। अप्लाई की जगह पुट भी कह सकते हैं। इस मरहम से कुछ नहीं होगा। दिस ऑइंटमेंट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, इट वॉन्ट हैव एनी इफेक्ट एट ऑल। कुछ तो दर्द कम होगा। द पेन माइट एटलीस्ट सबसाइड अ लिटिल। सबसाइड होना मतलब थोड़ा सा कम हो जाना, मतलब कम से कम थोड़ा कम तो होगा, खत्म नहीं होगा। तो द पेन माइट एटलीस्ट सबसाइड अ लिटिल। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। अब आप एक मिनट इतनी जल्दी काटो मत। जैसे ही बोलने लगता हूँ सब्सक्राइब कर दो। आप तो चले जाने लगते हो, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप चले जाइए। कोई और वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हैं जिनमें काफ़ी मेहनत करके मैंने बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल किया है, जिसे आप देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे स्तर पर इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। Thank you very much. We will talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.